आप सबका सादर अभिवादन। आइए इस सत्र से जुड़ते हैं। आदरणीय शैलेंद्र सागर जी, जो वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी रहे, पुलिस विभाग के आला अधिकारी रहे, डीजीपी रैंक से आपने सेवानिवृत्ति प्राप्त किया, लेकिन इनका मुकम्मल परिचय यह नहीं है। मुकम्मल परिचय है कि एक बड़े रचनाकार हैं और कथा जगत में, विशेष रूप से हिंदी भाषा की बात किया जाए, साहित्य की बात किया जाए, तो एक पत्रिका ने, कथाक्रम ने एक बहुत बड़ा मोड़ दिया है और उस पत्रिका का संपादन आप एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। कुछ किताबें हैं जिनका जिक्र करूंगा। चतुरंग, चलो दोस्त सब ठीक है, जुनून में, मकान ढह रहा है, माटी, आमीन, प्रतिरोध, और इसके अलावा संपादित कुछ पुस्तकें हैं। मुस्कुराती औरतें, आज़ाद औरत कितनी आज़ाद। एक लंबा परिचय है आपका, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि हिंदी जगत के एक स्थापित कथाकार हैं। दूसरे आदरणीय राजेंद्र राव जी, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय साहित्यिक परिशिष्ट पुनर्नवा के संपादक और वरिष्ठ कथाकार, और हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई पुस्तक नहीं है जहाँ जो 60 के बाद लिखी गई हो और आप आदरणीय दोनों लोगों का नाम ना हो उसमें। तो साहित्य के इतिहास में दोनों नाम पहले से दर्ज है। मैं आपकी कुछ पुस्तकें हैं, असत्य के प्रयोग, नौसिखिया, दूध के दांत, सूली ऊपर सेज पिया की, कोयला भई न राख, और एक उपन्यास ना घर तेरा ना घर मेरा। भगवंत अनमोल जी का भी परिचय एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हम लोगों ने आपको बहुत सुना है, और उसके साथ साथ 3 उपन्यास आपने लिखे, जिसमें एक रिश्ता बेनाम सा, जिंदगी 50-50 और बाली उमर। उनकी पुस्तक जिंदगी 50-50 3 बार की जागरण नीलसन बेस्ट सेलर पुस्तक है, और इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित भी किया गया है, और युवा हिंदी साहित्य अकादमी का युवा सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। मैं एक पाठक की तरह आप तीनों लोगों को पढ़ता रहा हूँ समय समय पर। वर्तमान में एक दायित्व दिया गया सरस्वती पत्रिका के संपादन का, जो दायित्व मैं निर्वहन कर रहा हूँ। विषय आज का है कथा भूमि की चुनौतियाँ। साथियों, हिंदी कहानी की परंपरा और उसकी जड़ों की अगर बात किया जाए तो बहुत पुरानी है, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि पहले कहानी कहने वाले शिव ही हैं, जिन्होंने पार्वती को पहली कथा सुनाई, और उस कथा को एक पक्षी ने सुना, काकभुसुंडी ने, और वो कथा पूरे जग में व्याप्त हो गई। बशीर बद्र के एक शेर के साथ मैं सवाल लूँगा आप लोगों से कि अगर फुर्सत मिले, हमारे यहाँ नदियाँ भी कथा कहती हैं, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। तो हमारे देश में तो एक लंबी परंपरा है कथा की, लेकिन जो कहानी हिंदी में आई है, उस कहानी का सूत्रपात अगर सही अर्थों में हुआ तो सरस्वती पत्रिका से ही हुआ था सर। कहा जाता है कि 1900 में इंदुमती, 1901 में माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये प्राथमिक कहानियाँ हैं। लेकिन कहानी आज पहुँचते पहुँचते कई मोड़ों से गुजरी है, और सबसे बड़ा मोड़ जो कहानी में आया है वह है प्लाट के संबंध में, जिसको हम कथा भूमि कहते हैं।
प्लाट की चुनौतियां आज हमारा विषय है। तो सबसे पहले मैं अनमोल जी से ही सवाल करूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है प्लाट की? आज की सबसे बड़ी चुनौती है बाजार। हिंदी साहित्य को बाजार में भी पहुंचाना है और समाज में भी जाना चाहिए। ये समाज का बदलाव भी होना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी बोलते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। साहित्य का मतलब होता है समाज की बात हो, समाज का ख्याल जो है ना रखा जाए। तो मैं भी जब कोशिश ये करता हूँ तो सबसे बड़ी जो है ना चुनौती होती है कि हम टॉपिक का चुनाव कैसे करते हैं। 300 पेज की वो किताब लिखना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि 300 पेज लिखने के बाद में आपको क्या क्या हासिल होता है। तो जैसे कि ये बोलते हैं कि जो है ना पूरा ये शरीर है, शरीर कितना भी सुंदर बना हो, मनोरंजक बना हो है ना, तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक जीवन के माध्यम से कुछ बेहतर ना कर जाए। कलाम साहब को देख लें, बहुत सुंदर नहीं बने थे लेकिन जीवन से क्या दे गए। हॉकिंस जी को देख लें, बोल पाते नहीं थे लेकिन जीवन पूरे जो है ना दुनिया को क्या दे गए। देखिए ये जो है ना, हाँ सुंदर होना जरूरी ये नहीं है, जरूरी क्या है हम जीवन से दुनिया को क्या दे के जाते हैं। आज की डेट में हम ये लाइट में बैठे हैं सब कोई बैठा है लेकिन क्यों बैठा है? क्योंकि मेरे पूर्वजों ने सोचा कि हमारी वो नई पीढ़ी को हम क्या दे के जाएं कि बेहतर जीवन जी सकें। तो मेरा या आपका, सर का, सबका ये कर्तव्य तब बनता है कि हम साहित्यकार के तौर पे भी समाज को जो है ना दुनिया को बेहतर जीवन दे करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। आपने जिस तरफ इशारा किया, हमारे आदरणीय शैलेंद्र सागर जी अंग्रेजी साहित्य के भी विद्यार्थी हैं। अंग्रेजी साहित्य का मैं भी सर विद्यार्थी रहा, तो मैंने वहाँ देखा कि जब उपन्यास शुरू हो रहा था अंग्रेजी में, शुरुआती दौर में 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ही डॉन क्विक्सोट आ गया था, तो बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते थे, बड़ी मोटी मोटी। पामेला तो जो है 1500, क्लेरेजा 1700 पेज का उपन्यास था और उसको कहा जाता था कि ये बैगी मॉन्स्टर हैं, कुछ भी बैग में भरते जाइए। धीरे धीरे वो पेजों की संख्या कम होती गई और आज फ्रेम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, शिल्प पर बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जाने लगा। तो मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, क्योंकि दोनों परंपराएं आपके पास है, अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी परंपराएं, कथा जगत की, तो वह प्लाट में सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में, समकालीन समय में प्लाट के समय समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जैसे कि अनमोल जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कथा की यह है कि उस कथा की भूमि पर पाठक को लेके आना, समाज को लेके आना। जो सबसे बड़ी दिक्कत आज हो रही है और इसको लेकर काफ़ी बातचीत भी हम लोग करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो पाठक वर्ग है वो धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है। नतीजा ये है कि हमारी जो अच्छी स्तरीय की पुस्तकें हैं उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम संख्या में छपते हैं।
क्योंकि उनको खरीदने वाले और उनको पढ़ने वाले उतने नहीं हैं जितने पहले थे। अब प्रश्न ये है कि कथा भूमि की चुनौतियाँ क्या हैं, जिसकी तरफ सिंह साहब बात कर रहे हैं, कि ऐसे कौन से नए विषय हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और उनको जब हम लेखन उन पर करना चाहते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ हमें झेलनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो, बड़ी बात तो यही है कि जो हमारा पाठक है वो जो टॉपिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो सामयिक विषय हैं, उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो सामग्री है या जो उपन्यास है या कहानी है, उसको वो पढ़ना चाहता है। अब आज के समय में भूमंडलीकरण का समय है, ये औद्योगिक क्रांति हुई थी, भूमंडलीकरण हुआ, रूस का विघटन हुआ, इसके अलावा पूरे समाज में के आर्थिक पक्ष को लेकर एक बिल्कुल आंदोलन हुआ, लोगों की संपन्नता में बढ़ोतरी हुई, लोग पैसा ज़्यादा पाने भी लगे और खर्च भी करने लगे। इन चीज़ों को लोग देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे कथा साहित्य में वो चीज़ें किस तरह आ रही हैं, और जब वो चीज़ें आती हैं, जैसे ये भगवंत अनमोली बैठे हैं या हमारे और एक दो लेखक हैं जो जागरण की बेस्ट सेलर सूची में भी रहते हैं, देवी प्रकाश दुबे हैं, ये लोग उसी जो कथा की जो वही भूमि है उनको लेकर लेखन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे विषय हैं जो आज का समाज है, जो बदल रहा है या जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, राष्ट्रवाद आ गया। पहले हम लोग सिर्फ देश प्रेम जानते थे, देश प्रेम की कविताएं, देश प्रेम की कहानियाँ, अब उसकी जगह राष्ट्र प्रेम आ गया। राष्ट्र प्रेम शब्द हम लोग पहले जानते नहीं थे कि राष्ट्र प्रेम भी कोई चीज़ होती है। तो इस तरह की जो नई चीज़ें हैं, सांप्रदायिकता को लेकर, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं लेकिन उनके नए नए रूप सामने आ रहे हैं। जातिवाद है, राजनीति में एक नए तरीके का उभार जातिवाद को लेके आ रहा है। आप देख रहे हैं आजकल पार्टियां जो हैं वो जाति गणना करने की बात कर रही हैं। ये कुछ ऐसे अनेक सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर पाठक लेखन को देखना चाहता है। वो चाहता है कि इन विषयों पर रचनाएं आएं, और शायद उस रूप में रचनाएं आज नहीं आ रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमारा पाठक अब बहुत ही टेस्ट वाला भी व्यक्ति है, वो चीज़ों को समझता भी है, तो वो चीज़ बहुत सपाट तरीके से नहीं पढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि जो चीज़ उसके सामने आए उसमें कलात्मकता हो, चाहे वो भाषा के स्तर पर, चाहे वो शिल्प के स्तर पर, उसमें कलात्मकता की मांग भी पाठक चाहता है। इसी में दिक्कत भी आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं भाषा को लेकर या शिल्प को लेकर, तो कभी कभी पाठक उससे दूर भी होने लगता है, क्योंकि वो उसके समझ नहीं पाता। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राजेंद्र राव जी से इस प्रश्न करूंगा, क्योंकि आप संपादन भी करते हैं, रचनाएं आपके पास बहुत आती हैं, पूरे देश भर से रचनाएं आती हैं, कहानियां आती हैं। उसका चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, और उसका जो आपने विश्लेषण किया विशेष रूप से कथा साहित्य का, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या दिखाई देती है? आदरणीय राजेंद्र राव जी। यहाँ पर कथा साहित्य की बात हो रही है। कथा के लिए हम कहानी भी कह सकते हैं, किस्सा भी कह सकते हैं। तो जो चुनौती है, कोई भी कहानी या कथा या उपन्यास वो मुद्रित शब्दों में होता है। तो यहाँ पे चुनौती सबसे बड़ी ये है, मुद्रित शब्द के अनेक विकल्प जो बहुत ही सहज और सुलभ हैं, उनकी वजह से जो पाठक है वो धीरे धीरे दर्शक में और श्रोता में परिवर्तित होता गया। अब इससे क्या
प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है, ये जानना ज़रूरी है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक फिल्म जैसी चलने लगती है। कहानी का पात्र, उसको आप अपनी कल्पना में देखते हैं। उसी पात्र को, उसी कहानी को अनेक लोग पढ़ रहे होंगे, मगर हर एक का नायक, उसकी रूपाकृति अलग अलग होगी। मगर वही जब आप टेलीविज़न पे या OTT में या फिल्म में देखते हैं तो वहाँ पे आपको कल्पना की छूट नहीं मिलती। वहाँ जो नायक है, नायिका है, दृश्य है, परिवेश है, वही आपके। तो अगर पढ़ना कम होता जाएगा और देखना ज़्यादा होता जाएगा तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कल्पना का विस्तार कम होता जाएगा। हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कल्पना की उड़ान करने का अवसर ही नहीं मिलता। पहले सूचनाओं का ऐसी भरमार नहीं थी और दृश्य बगैर उस स्थान विशेष पे जाए या उस अनुभव से गुजरे नहीं सुलभ होते थे। आज एक फ़ोन में आप सब कुछ देख सकते हैं। अमेरिका का कोई शहर या कोई अस्पताल, या तो सूचनाओं का इतनी भरमार हो गई है कि जब वो कहानी या उपन्यास पढ़ता है तो उसको कुछ भी नया नहीं लगता। उसमें बाह्य जगत का इतना ज़्यादा उसकी सूचनाएं उपलब्ध हैं और इतनी सहज हैं, और चाहे अनचाहे हम उन सूचनाओं को ग्रहण करते रहते हैं। जिस देश को आपने नहीं देखा, जिस नगर को आपने नहीं देखा, जिस व्यक्ति को आपने नहीं देखा, उसके बारे में सब कुछ, उसकी छवि, उसका मैनरिज्म, उसकी आदतें, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा फ़ोन पे। तो आपके लिए क्या बचा? आप गूगल पे केरल की सुंदर दृश्यों को देख लेते हैं और वो फिल्टर किए हुए, एडिट किए हुए होते हैं। जब वहाँ जाएंगे केरल, आप उस दृश्य को देखेंगे तो दोनों में अंतर होगा। इस अंतर का बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए है कि यथार्थ को साहित्य ही प्रस्तुत कर सकता है, मगर यथार्थ को लेके बहुत बड़ा झमेला हो गया है। आज यथार्थ दो हैं, एक आभासी यथार्थ है और एक जीवन का यथार्थ है। आभासी यथार्थ इतना मोहक है, इतना इंद्रधनुषीय है कि हम उसी में जीना चाहते हैं, उसी को अपनाना चाहते हैं, और हम अपने यथार्थ से कटते जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है, और इसका सामना कथाकार कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी तद्भव में एक कहानी आई है प्रवीण कुमार की, स्वप्न लोक का वासी। उसमें एक मध्यवर्गीय अच्छा खासा नौकरी करने वाला व्यक्ति है, और उसको एक तकलीफ घेर लेती है, व्याधि घेर लेती है। उसको हर समय विभिन्न ध्वनियाँ सुनाई देती रहती हैं। कोई समय ऐसा सोते या जागते नहीं होता जब उसे ध्वनियाँ सुनाई ना देती हों। जैसे बजता हुआ मोबाइल, या पानी की टंकी भर गई है, कृपया स्विच ऑफ कर दीजिए वाला रद्दी बेचने वाले की आवाज़। तो वो बहुत कोशिश करता है, वो एकांत में जाता है, अपने कान में प्लग्स लगा लेता है, सब कुछ करता है, मगर आवाज़ें सुनना बंद नहीं। उसको अंतोगत्वा वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाता है, मनोचिकित्सक के पास। तो वो इससे कहता है कि आप एक सूची बनाइए कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं जिनसे आप परेशान हैं। तो वो एक सूची बनाता है जिसमें 64 आवाज़ों को वो चिन्हित कर पाता है। यहाँ तक कि वो तंग आके हिमालय बिल्कुल निर्जन में चला जाता है और वहाँ जाके रहता है 2 महीने, मगर वो आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब इस कहानी में गौर करने की बात है कि लेखक क्या लाना चाहता है सामने। एक बहुत बड़ी समस्या जो ध्वनि का प्रदूषण है हमारे सामने। आज हिंदी की कथा साहित्य के सामने चुनौतियां हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। इसीलिए ये आशा बनती है कि आने वाली पीढ़ियां, नए रचनाकार नई नई चीज़ें लाएंगे, कुछ अभिनव लाएंगे। कहानियों में, कथा साहित्य में बदलाव आ रहा है और वो
हमारी इस आकांक्षा को फलीभूत करेगा कि हमारे पाठकों की संख्या लाखों में हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो इशारा किया वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, और उत्तर आधुनिकतावादियों ने, विद्वानों ने इसको एक नाम दिया है सीमियोलॉजी का। आजकल हम सीमियोलॉजी मतलब वर्चुअल सारी चीज़ें जो है टीवी पर या मोबाइल पर वर्चुअल देख रहे हैं और उसी को सत्य माने जा रहे हैं, और सीमियोलॉजी में एक के बाद एक स्क्रीन बदलती रहती है और हम उसको जो है देखते चले जाते हैं। दूसरी बात कि कहानी कहने का जो पैटर्न है, टूल्स है, समय के साथ बदलता रहता है। कभी कहानी कही और सुनी जाती थी, वाचिक परंपरा की होती थी। बाद में जब पीरियाडिकल छपने लगे तो कहानियाँ जो है शब्दों के रूप में छपने लगी। उसके पहले तो दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी ही कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को। कहानी कभी मरी नहीं। पीरियाडिकल्स आए, पीरियाडिकल्स के माध्यम से कहानियाँ अब आ रही हैं। हो सकता है आने वाला समय पीरियाडिकल्स का न हो सकता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नए मेथड आ जाएं, कुछ नए टूल्स आ जाएं, तो हमें कहानी पर कोई आशंका होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी पर आशंका होनी चाहिए। तो अनमोल जी चूँकि नई पीढ़ी के हैं, मैं इन्हीं से चाहूँगा कि चूँकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये भी करते होंगे, क्या टेक्नोलॉजी हमारे कथा भूमि पर कोई चुनौती है? आज की डेट में साहित्य का जो लड़ाई है वो बॉलीवुड से है, वेब सीरीज से है। तो देखिए क्या है, हम सरल भाषा में कुछ भी नई चीज़ देते हैं, यदि वो पाठक को ये पसंद आती है कि नहीं ये चीज़ ठीक है, वो चाहे है पिक्चर के माध्यम से हो, चाहे ये किताबों के माध्यम से देखता है। लेकिन होता क्या था कि एक लेखक अपनी बातों को वो दोहराता था बार बार से। हमें वो दोहराना नहीं है, हमें एक टॉपिक लेना है जिस पे वो कम बात हुई हो, कम बात वो जिस पे भी होती है, हम ये नए तरीके से दिखाते हैं तो लोग वो देखना चाहते हैं। हमारी आज की डेट में क्या है, दो चीज़ें। एक तो पेशेंस, किताबें जो है ना पढ़ना पेशेंस देता है कि 3 सेकंड में रोल नहीं करना है, ये एक बात। 3 सेकंड में हम रोल ये करना सीखते नहीं तो धैर्य भी सीखते हैं, जिंदगी भी सीखते हैं। जिंदगी क्या है कि हमें धैर्य से काम लेना है। हर बार हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें ध्यान देना है कि हमें कोशिश ये करनी है। वो कई बार हमें कामयाबी मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी। यही साहित्य है। जिस दिन आप साहित्य को समझ जाएंगे ना, आप वो भागना छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। समय का ध्यान हमें रखना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ, बहुत सारे सवाल मन में, बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं साहित्य को लेकर, बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं, बहुत सारे कुतूहल पैदा होते हैं, और साहित्य का यही मकसद है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आप सबके मन में भी होंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल आपकी तरफ से भी आए, और तब तक मैं, हाँ जी सर, मेरा ये मानना है कि एक फैशन सा चल गया है। जैसे चित्रकार जो बड़े बड़े चित्र, बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग बिकती है, वही वो जो समझ में नहीं आती है बिल्कुल, जो एकदम से समझ में ना आए, वो सबसे बड़ा चित्र माना जाता है कि इसके अर्थ निकालिए। उसी तरह से कहानी में एक फैशन सा चल पड़ा है कि जिसमें जितनी नीरसता हो, जितनी जटिलता हो, जितनी मनोवैज्ञानिकता हो। तो मेरा ये एक सेंटेंस में ये मानना है कि जो युवा लेखन है उसमें लेखक के स्तर पर, अनुभूति और अभिव्यक्ति के स्तर पर बहुत बड़ी चूक हो रही है।
ये दोनों चीज़ें गायब होती जा रही हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, या प्रेमचंद की कफन जैसी कहानियाँ जो बांध लेती हैं, अब वो नहीं मिलती है, और पाठकीयता का बिल्कुल अभाव नहीं है। पुनर्नवा के आप संपादक हैं, क्यों ऐसी कहानियां उसमें नहीं आती हैं जो ऊपर से निकल जाएं, दाहिने से निकल जाएं, बाएं से निकल जाएं? क्यों इतनी टचिंग कहानियां आप सेलेक्ट करते हैं कि बड़ी व्यग्रता से उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं पढ़ने के लिए? तो हमारे शायद उस प्रश्न का जवाब भी है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति के स्तर पर जो चूक हो रही है। लेकिन इतने बड़े मंच से, जहाँ इतने बड़े लेखक आदरणीय शैलेंद्र सागर जी, जिनको मैंने पढ़ा है, भगवंत अनमोल जी को कौन नहीं जानता है, रविनंदन जी लगभग 35 पुस्तकें लिख चुके हैं, इस मंच से एक समाधान चाहिए कि इसको जिंदा करने के लिए उस परंपरा को, कफन और उसने कहा था जैसी कहानी की परंपरा को जिंदा रखने के लिए पाठक और लेखक की जिम्मेदारी किस सीमा तक है, ये संक्षेप में बताया जाए तो थोड़ा सा अच्छा होगा। ये जो गेंद है ये आपके पाले में है, लेखकों के नहीं। वो तो सब तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, आप उनके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया टुडे का साहित्य वार्षिकी आया है और उसमें उन्होंने 40-50 नए लेखकों को छापा है, मगर चूंकि वो 250 रुपये का है इसलिए कोई उसको नहीं खरीदेगा। अब आप ये बताइए कि मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर ये जो आपको चाहिए और आपको अपनी भाषा का, कथा साहित्य का समर्थन करना है, तो एक बार दरिया दिली दिखाइए, 250 रुपये खर्च करके खरीदी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सर, एक मेरा प्रश्न है, क्योंकि आप यहाँ पे वरिष्ठ साहित्यकार और भगवंत सर भी मौजूद हैं, तो आपने कथा भूमि की चुनौतियों की बात की कि विषय को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं, लेकिन जो एक भाषा की बात है, जहाँ पर एक नई हिंदी एक शब्द बहुत जल्दी आ गया है, तो जो युवा लिखना चाहते हैं आगे, तो उन्हें एक वो जो उनको भाषा पूरी परंपरा से मिलती आ रही है, और एक जो एक नई तरह की इंग्लिश है जिसमें इंग्लिश भी है और तमाम सारे शब्द आ रहे हैं जिसको नई वाली हिंदी कहते हैं, तो हम युवाओं को उस ओर बढ़ना चाहिए, यानी बाजार की हिंदी की ओर बढ़ना चाहिए, कि हिंदी का बाजार बनाना चाहिए? वैसे इसका जवाब भगवंत अनमोल बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि वही इस तरह की भाषा लिखते हैं, लिख सकते हैं। मगर मैं इससे पहले आदरणीय राजेंद्र राव जी से थोड़ा सी असहमति व्यक्त करते हुए ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं पाठकों की जो कमी हो रही है या जो चीज़ें नहीं पढ़ी जा रही हैं, इसका 80% गेन जो है वो लेखक के पाले में मानता हूँ। क्योंकि ऐसी धारणा, जैसे कि किसी ने कहा भी या आपने भी कहा, कि जो जितनी अबूझ है, जो रचना जितनी अमूर्त है, वो उतनी ही उत्कृष्ट है। अभी सर ने इंडिया टुडे की वार्षिकी का जिक्र किया, मैंने वो वार्षिकी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने पिछली बार की वार्षिकी देखी थी, वो भी बड़ी मोटी थी, और मैं उनकी इस नाते तो सराहना करता हूँ कि उन्होंने नए लेखकों को खोज कर उनसे कहानियाँ दी थी उसमें। लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि उन कहानियों में से 60% कहानियाँ मेरी समझ में नहीं आई। मैं उनको ये नहीं समझ पाया कि ये कहानियाँ क्या हैं, क्यों लिखी गई हैं, क्या लेखक को कहना है। और क्योंकि कई सालों से इसी धंधे में हूँ लिखने पढ़ने के, तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो पाठक 80-90% भी नहीं समझ पाएगा उन कहानियों को। तो सवाल ये है कि हम अच्छी भाषा का यूज़ करें, जैसा कि आपने कहा कि एक बैलेंस बनाना है हमें कलात्मकता और एक्सप्रेशन में, भाषा में और उसकी पठनीयता में, और हम ऐसी रचना ज़रूर लिखें जो पाठक समझे तो कि क्या लिखा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सब चीज़ें बहुत ही सपाट तरीके से लिखी जाएं, वो तो फिर निकृष्ट कोटि का साहित्य होगा, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर है बहुत ज़्यादा कि हम कैसी रचनाएं लिख रहे हैं। दुर्भाग्य से एक नई पीढ़ी ऐसी आई है जो ये मानते हैं कि जितनी उनकी रचना अमूर्त है, क्लिष्ट है
या ग्राह्य नहीं है वो उतनी ही अच्छी है। और इनमें कुछ दोष संपादकों का भी है कि वो ऐसी रचनाएं छापना पसंद करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक नए ट्रेंड को जन्म दे रहे हैं, हम एक नई तरह की चीज़ पैदा कर रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ लेखक के ऊपर है। हाँ, पाठक के ऊपर इतना ज़रूर है कि जब तक वो उसको लेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो क्या जानेगा क्या लिखा जा रहा है। एक और बात भी मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी चुनौती साहित्य के लिए नहीं है। मेरा मानना यह है कि साहित्य संवेदना से चलता है, टेक्नोलॉजी से नहीं चलता है। साहित्य में संवेदना होती है, जो चीज़ लिखी जाती है वो संवेदना से लिखी जाती है, जो टेक्नोलॉजी से कभी नहीं। आप गूगल देख लीजिए, गूगल में आपको क्या चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन वो साहित्य नहीं है, ना ही वो पाठकों का जो उसके पढ़ने वाले हैं उसको प्रभावित कर सकता है। आज भी चाहे वो हमारा पार्टीशन हो या उसके बाद की स्थितियां हों, जो बात हमें, जो संवेदना हमें तमस पढ़कर एहसास होता है कि पार्टीशन क्या था, वो किसी भी किताब से नहीं पता चल सकता हमें। लेकिन हाँ, चुनौती है टेक्नोलॉजी की कम, सोशल मीडिया की ज़्यादा चुनौती है। और अब तो और नई नई चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपी, ये सब टेक्नोलॉजी। अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि किस तरह से चैट जीपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी से एक चीज़ यहाँ से ली, एक चीज़ यहाँ से ली और उन्होंने एक रचना तैयार कर दी। ये अमेरिका में हो रहा है। ये हिंदी में अभी हम अपने टेक्नोलॉजी के पिछड़ापन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अभी नहीं हो रहा है ये। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चुनौती साहित्य को पेश करेगी और इससे हमें जूझना होगा। इसी के साथ यह सत्र संपन्न होता है। मैं आदरणीय शैलेंद्र सागर जी का, आदरणीय राजेंद्र राव जी का, भगवंत अनमोल जी का और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।